ओके बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे बाईमेटेलिक स्ट्रिप क्या होती है। तो देखिए बाईमेटेलिक स्ट्रिप में दो स्ट्रिप को इस तरीके से लेकर के ज्वाइंट कर दिया जाता है। मान लीजिए ये एक स्ट्रिप ए और ये एक स्ट्रिप बी है, दो मेटल की स्ट्रिप ली जाती है, उनको इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया जाता है। और ज्वाइंट करने के बाद ज्वाइंट कैसे करते हैं, यहां पर वेल्ड कर देते होंगे, है ना, यहां पर वेल्डिंग कर देते हैं, वेल्ड कर देते हैं यहां पर। फिर उसके बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं। तो टेम्परेचर इसका राइज करेगा तो दोनों जो मेटल्स हैं वो एक्सपेंड करेंगी। सपोज दैट इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा 1 है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा 2 के बराबर है, और इसमें दे रखा है कि अल्फा 1 की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा 2 है, यानी कि ए वाले मेटल का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा है और बी वाले का कम है। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एक्सपेंड करेंगी, और जब एक्सपेंड करेंगी तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा है वो ज्यादा एक्सपेंड करेगी और दूसरी वाली कम एक्सपेंड कर पाएगी। लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है, तो क्या होगा, जिसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा वो दूसरे वाले पर ओवरलैप होना शुरू हो जाएगी, मतलब उस तरफ कॉन्वेक्स टाइप का सरफेस बनेगा, और जिसका अल्फा कम है उधर की तरफ कॉनकेव टाइप का सरफेस बन जाएगा। तो इसका जो शेप है मेटल का या मेटेलिक स्ट्रिप का, वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये अल्फा 1 वाली मेटल है, ये अल्फा 2 वाली मेटल है, इस तरीके से इसका शेप चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, इसी को अगर हम कूल कर दे तो क्या होगा, तो कूल करने पर जिसका अल्फा ज्यादा है वो ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी मेटल, और जिसका अल्फा कम है वो कम डिक्रीज होगी, तो जस्ट इसी का ही उल्टा शेप बनने लगेगा। तो अगर हम इसको कूल करते हैं तो इसका शेप इसका जस्ट बिल्कुल अपोजिट बन जाएगा। ये अल्फा 1 वाली मेटल है, ये अल्फा 2 वाली मेटल है, तो इस तरीके से इसका शेप कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ आई बेटा? ओके। हाँ बेटा, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ये मेटल की दो स्ट्रिप है, यानी इनको ज्वाइन कर रखा है, इधर कॉपर की है उधर एल्युमिनियम की है, इसको हीटअप करते हैं, तो आपको बताना है कि इसका शेप कैसा होगा, मतलब किस तरफ कॉनकेव बनेगा, उस तरफ कॉनकेव बनेगा या इस तरफ कॉनकेव बनेगा, बताइए कैसा बनेगा। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन किसका ज्यादा होगा, एल्युमिनियम का, और कॉपर का कम है, यानी कि अल्फा ऑफ एल्युमिनियम ग्रेटर देन है अल्फा ऑफ कॉपर से। तो जो एल्युमिनियम वाली मेटल है वो ज्यादा एक्सपेंड करेगी और कॉपर वाली मेटल कम एक्सपेंड करेगी, तो कैसा शेप बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रिप चेंज हो जाएगी, इधर वाली मेटल एल्युमिनियम की होगी और इधर वाली मेटल कॉपर की होगी। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मल स्ट्रेस क्या होता है। तो थर्मल स्ट्रेस, मान लीजिए एक ही रॉड है जिसके दोनों एंड्स को हमने दो दीवारों के बीच में फिक्स्ड कर रखा है, इस तरीके से दो दीवारों के बीच में हमने इस रॉड को ऐसे फिक्स्ड कर रखा है, ज्वाइंट कर रखा है, ठीक है। और उसके बाद इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, डेल्टा टी टेम्परेचर इसका राइज कर देते हैं, तो क्या होगा, इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होना चाहिए, और जब इंक्रीज होना चाहिए लेकिन ये दोनों दीवारों के बीच में फिक्स्ड है तो ये बढ़ नहीं पाएगी, तो क्या करेगी, ये दीवारों पर बढ़ने के लिए फोर्स लगाएगी, तो वही जो फोर्स ये डेवलप करेगी दीवारों पर, वही फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि F बाई ए, ये इस पर थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होगी, यही हमको कैलकुलेट करना है कि कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जब इसकी लंबाई बढ़ेगी तो चेंज इन लेंथ L नॉट अल्फा डेल्टा टी के इक्वल होगी। अब ये जो चेंज इन लेंथ है, अगर इसमें हम इनिशियल लेंथ से डिवाइड कर दे तो ये बन जाता है थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, थर्मल स्ट्रेन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज
ऑफ सॉलिड में हम लोग पढ़ते हैं थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू डेल्टा एल अपॉन एल के इक्वल होती है, तो ये थर्मल स्ट्रेन आ जाएगा। और अगर मान लीजिए इस रॉड का यंग्स मॉड्यूलस y के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां से स्ट्रेस को y इंटू स्ट्रेन लिख सकते हैं, तो स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी y इंटू स्ट्रेन। तो y इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन किसके बराबर है, अल्फा डेल्टा टी के इक्वल। तो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी y अल्फा डेल्टा टी के इक्वल। तो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू हो गई y अल्फा डेल्टा टी के इक्वल। यहीं से अगर हम थर्मल फोर्स कैलकुलेट करना चाहे कि वॉल्स के ऊपर कितना लग रहा होगा, तो थर्मल फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू, ये F अपॉन A की वैल्यू है तो A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये y A अल्फा डेल्टा T के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम थर्मल फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं और थर्मल स्ट्रेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना थर्मल फोर्स या स्ट्रेस कह सकते हो वो बाहर की तरफ लग रहा होगा जब हम इसको हीट अप करेंगे। और अगर इसको हम कूल करने लगे बेटा तो क्या होगा, तो जस्ट उल्टा होगा। अब ये रॉड दीवारों पर अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी, तो कूलिंग की कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यही वाला जो थर्मल फोर्स होगा वो इनसाइड लग रहा होगा। ठीक है, अगर हम इसकी कूलिंग करें तो यही फोर्स पर यूनिट एरिया इनसाइड लगेगा। बात समझ आई बेटा, क्लियर? ठीक, ओके ओके बेटा, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं थर्मल स्ट्रेस का। देखिए एक रॉड दे रखी है, ये दो वॉल्स के बीच में फिक्स्ड कर रखी है और इसकी लंबाई दे रखी है 1 मीटर की। इसका यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है 0.91 इंटू 10 टू द पावर 11। अल्फा इसकी मेटल का दे रखा है 1.2 इंटू 10 पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर रॉड का दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर इसका है -39 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसको कूल कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं इसकी। डायमीटर ऑफ रॉड दे रखा है कि 2 mm के बराबर है, तो पूछ रहे हैं कि कितना थर्मल फोर्स रॉड में डेवलप्ड हो रहा होगा, F निकालना है। थर्मल फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो थर्मल फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास F इज इक्वल टू y a अल्फा डेल्टा t। ठीक है, लगा देते हैं। y की वैल्यू है 0.91 इंटू 10 टू द पावर 11। a पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, तो पाई इंटू आर, रेडियस डायमीटर दे रखा है 2 mm, तो रेडियस हो जाएगी 1, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। ठीक है, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 और इनटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हो गया -39 माइनस इनिशियल -27। ठीक है, अब बस इसको हमें सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो ये आता है 226.30 न्यूटन, 226.30 न्यूटन। ये इसका आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करने पर। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक। जो पेंडुलम वाली क्लॉक होती है ना, जिसमें पेंडुलम ऑसिलेट करता रहता है, तो जब टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं या सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में ये जो पेंडुलम क्लॉक होती है ये भी स्लो या फास्ट हो जाती है। तो क्या हो जाती है, तो उसको हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, उसका टाइम पीरियड किस तरीके से चेंज कर जाता है। मान लेते हैं ये पेंडुलम क्लॉक है जिसकी लेंथ एल की है, तो इसका टाइम पीरियड होगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ठीक, एक इक्वेशन ये बन गई। अब सपोज दैट इसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, डेल्टा थीटा टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ये जो पेंडुलम बना होता है ये वायर होता है, और ये वायर कह सकते हो या मेटल का बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये मेटल होगी
तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये क्या होगी, एक्सपेंड करेगी, बढ़ेगी। तो जब एक्सपेंड करेगी तो अब जो टाइम पीरियड होगा, मान लेते टी डैश हो जाएगा, तो वो अंडर रूट टी इज इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट एल डैश अपॉन जी के इक्वल होगा। अब अगर ये टाइम पीरियड बढ़ गया, तो लेंथ बढ़ गई, तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, टी डैश अपॉन टी कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इसको लिख सकते हैं एल डैश अपॉन एल, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं एल डैश को L1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा और अपॉन एल, एल से एल कैंसिल, ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर 1/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब चूंकि अल्फा बहुत कम होता है तो ये पावर यहां पर आ जाएगी, यानी बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज हो जाएगा यहां पर। तो ये वैल्यू बन जाएगी टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। इस 1 को अगर इधर ले आए तो टी डैश अपॉन टी माइनस 1 इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो यहां से लिख सकते हैं हम टी डैश माइनस टी अपॉन टी इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। और टी डैश माइनस टी डैश फाइनल वाला टाइम पीरियड है और टी इनिशियल वाला टाइम पीरियड, तो इसको हम चेंज इन टाइम पीरियड डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, ये रिलेशन बन जाएगा। ये क्या कहलाएगा, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम, ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम की वैल्यू अगर निकालनी है तो डेल्टा टी इज इक्वल टू, तो इस कैपिटल टी को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू टी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा चेंज इन टाइम, यानी कि जो घड़ी है, जो क्लॉक है, उसमें जो टाइम चेंज हो जाएगा वो वैल्यू। या फिर ये भी कह सकते हो कि इतना टाइम घड़ी स्लो या फास्ट हो जाएगी, जैसा हो जाएगा, स्लो होगी तो स्लो, फास्ट होगी तो फास्ट, ठीक है। तो ये चेंज इन टाइम ही ये गेन और लॉस इन टाइम कहलाएगा, ठीक। इसी को लिख सकते हैं गेन और लॉस इन टाइम, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि समर है, तो समर में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा क्योंकि लेंथ बढ़ जाएगी। तो टाइम पीरियड अगर बढ़ गया तो मतलब पहले जितने टाइम में ऑसिलेशन होता था अब उससे ज्यादा टाइम में ऑसिलेशन हो रहा होगा, मतलब ऑसिलेशन धीरे धीरे हो रहे होंगे। तो इसका मतलब टाइम जो पीरियड है, मतलब घड़ी जो है वो कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। धीरे धीरे ऑसिलेशन हो रहा है, टाइम पीरियड बढ़ गया तो घड़ी स्लो हो जाएगी, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि इन समर घड़ी क्या हो गई, स्लो हो गई। तो स्लो हो गई तो अब टाइम में क्या होगा, लॉस आएगा, यानी कि लॉस इन टाइम, लॉस इन टाइम होगा, ठीक है। और क्लॉक कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और अगर विंटर का टाइम है, इन विंटर, तो विंटर में क्या होगा, टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। तो टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा तो लेंथ कम हो जाएगी, लेंथ कम तो टाइम पीरियड कम, और टाइम पीरियड कम तो मतलब घड़ी जल्दी जल्दी चल रही होगी, तो जल्दी जल्दी चलेगी तो फास्ट हो जाएगी। तो फास्ट हो जाएगी तो विंटर में क्या होगा, गेन इन टाइम हो जाएगा, गेन इन टाइम, क्योंकि क्लॉक फास्ट हो जाएगी, ठीक है, क्लॉक फास्ट हो जाएगी। समझ आया बेटा ये कॉन्सेप्ट, ओके। ओके बेटा, अब क्लॉक वाला भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ये क्लॉक दे रखी है मेटल की, उसका अल्फा दे रखा है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 के इक्वल है, और कहते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है जिस पर ये करेक्ट टाइम देती है। फिर उसके बाद कहते हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा करके 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो पूछ रहे हैं कि इसके टाइम में गेन या लॉस कितना होगा 24 आवर में, यानी कि एक दिन में कितना गेन या लॉस हो जाएगा टाइम का, वो हमें कैलकुलेट करना है। बात समझ आ गई, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि लॉस इन टाइम डेल्टा टी की वैल्यू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू टी के इक्वल होती है। बस इसमें हमें वैल्यू पुट अप करनी है बेटा।
तो हाफ अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1.2 इंटू 10⁻⁵ डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर 40 माइनस इनिशियल टेम्परेचर 20 दे रखा है। और कितने टाइम में, ये टी वो टाइम है जितने टाइम में ये लॉस निकालना है, तो वो 24 आवर दे रखा है। तो 24 आवर को यहाँ पर हमें सेकंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉस इन टाइम आपको ज्यादातर सेकंड में दे रखा होगा। तो 24 आवर को सेकंड में कैसे बदलेंगे, तो एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो 24 आवर में कितने हो जाएंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर दे तो याद कर रखो इसको, 86,400 सेकंड होते हैं, 86,400 सेकंड 24 घंटे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 10.4 सेकंड के इक्वल आ जाता है। अब ये 10.4 सेकंड का गेन होगा कि लॉस होगा, उसको ऐसे समझो कि टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लेंथ बढ़ गई और टाइम पीरियड बढ़ गया तो घड़ी क्या होगी, धीरे धीरे चक्कर लगा रही होगी, यानी कि घड़ी स्लो हो जाएगी। तो इतना टाइम में क्या होगा, स्लो हो जाएगी, तो लॉस्ट होगा टाइम का। बात समझ आई, तो 10.4 सेकेंड टाइम लॉस्ट होगा। क्लियर बेटा, ओके।